Hello guys, good evening to all of you. Uh, Myself निकुंज कुमार कलाल. मैंने पहले अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी पुट किया है और बता रहा हूँ कि ये जो फिज़िक्स का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेशन में मतलब कोई भी सेक्शन कट नहीं होगा. इसमें ओवरऑल जितना भी बोर्ड JEE नीट का कंटेंट है वो कम्प्लीटली कवर होगा. जैसे बहुत सारे टीचर्स का क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंटेंट पुट कर दिया है और इसके बाद में वो थोड़ा बहुत कंटेंट छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक भी कंटेंट लीव नहीं करूँगा. जितना कंटेंट है बोर्ड JEE नीट सब कुछ इसमें कवर होगा. तो आज हम सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली में ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन उसका कंटेंट के लिए थोड़ा सा रिलेशन जो है पीछे के चैप्टर्स में आ रहा है, इसलिए हम प्रीफर ये कर रहे हैं कि पहले मोशन एंड वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन कंप्लीट करके थोड़ा तुम्हें यूनिट्स के बारे में पता चल जाए. इसके बाद में अगर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर तो ज़्यादा बेहतर होगा. इसलिए हम आज मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करते हैं. मोशन इन वन डायमेंशन. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की. मोशन क्या होता है? जैसे कि अगर ये पेन है, मैं यहाँ पे रहने दूँ. मान लो कि अगर ये पेन अभी 1 o'clock को यहीं पे पड़ा हुआ, 2 o'clock को भी यहीं पे पड़ा होगा, तो इसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? नॉट चेंजिंग. अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट पे बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट पे. लेकिन सोचो कोई व्हीकल अगर 1 o'clock को मुंबई में और इवनिंग 6 to 7 o'clock तक अगर वो दिल्ली तक पहुंच जाता है तो क्या हुआ? टाइम का भी चेंज हुआ, साथ साथ में उसकी पोजीशन का भी चेंज हुआ. तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं. मीन्स पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन. और अगर पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट पे बोलेंगे. सो इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with respect to time, then it is called motion. If position of object does not change with respect to time, then object call it rest. Okay, so motion हो गया, रेस्ट हो गया. नाउ इसमें एक टर्म है दूसरी, वन डायमेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशन? डायमेंशंस के बारे में सबने सुना होगा कि नॉर्मली हम देखें तो 4 टाइप की डायमेंशन एग्जिस्ट करती है. एक तो एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, राइट. दूसरा हमारे पास क्या होता है? वाई एक्सिस होता है. थर्ड हमारे पास क्या होता है? जेड एक्सिस होता है, राइट. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशन होगी. और चौथी डायमेंशन जो होती है टाइम. तो हम
अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब जैसे कि मैं एक्स की तरफ लूँ, वाई की तरफ लूँ या जेड की तरफ लूँ, जो भी मैं चेंज लूँगा वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब फोर्थ डायमेंशन के रिस्पेक्ट में हम चेंज कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो वन डायमेंशन का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ओनली एंड ओनली एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसकी ओनली क्या चेंज हो रही है, एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है। जैसे चेंज क्या होगा, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो ओनली क्या चेंज होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर वो सिर्फ जेड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो उसका सिर्फ क्या चेंज होगा, जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ only one coordinate change occur with respect to time, only one coordinate change occur with respect to time, then called as a वन डायमेंशन। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज, टू डायमेंशन। व्हेन, जैसे कि पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई स्टोन है। अब सोचो, कोई स्टोन है, उसको अगर मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, मतलब सीधा का सीधा, तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एक्स चेंज होगा। मतलब हमने उसको ऐसा थ्रो किया, सीधा ऐसा जा रहा है, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा। लेकिन सोचो उसको अगर हमने ऐसा जाने दिया तो क्या चेंज होगा, ओनली वाई चेंज होगा। लेकिन एक बच्चा है जो ऑब्जेक्ट को ना तो एक्स की तरफ फेंकना चाहता है ना ही वाई की तरफ फेंकना चाहता है, वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से कुछ ऐसा थ्रो करेगा और वो कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब लाइक दिस। अब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा जा रहा है तो देखो टाइम के साथ साथ में उसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ भी जा रहा है, राइट, तो क्या चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता जा रहा है। फिर कुछ हाइट पे जाने के बाद में वाई कोऑर्डिनेट फिर से कम हो रहा है। सो जब किसी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट में चेंज एक साथ में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन। व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंज अकर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका अगर हम सिंपल सा एग्जांपल बोले तो क्या हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हम फोर्थ चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसे कैनन से मतलब हमें फायर करना है, तो कैनन से अगर हम फायर करते तो डेफिनेटली क्या करते, कैनन को ऐसा रखते हैं कुछ एंगल पे, और फिर उससे जो फायर होता है वो कुछ ऐसा एंगल पे निकलता है। सो उसमें क्या होगा, एक तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और दूसरी वो कैनन का जो फायर हुआ है वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स का चेंज हो रहा है। लेकिन इसके बाद में देखें थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस में क्या होगा, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। थ्री डायमेंशन में क्या होगा, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा व्हेन all three coordinate चेंज आता है। सो तीनों कोऑर्डिनेट में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या लें, इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ रॉकेट। मतलब स्पेस में जो मोशन हो रहा है, स्पेस में जो मोशन हो रहा है वो क्या है,
थ्री डायमेंशनल मोशन है। क्या है? थ्री डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में देखें तो फर्स्ट है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में देखें तो रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन में क्या देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक रोड है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कहीं भी कुछ टर्न नहीं ले रहा, सीधा जा रहा है एकदम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कैसा कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ओनली स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along straight line called as rectilinear motion. सेकेंड है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो अभी हमने देखा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी जस्ट मैंने बताया था जो टू डायमेंशन में मोशन हो रहा है। जैसे हमने किसी स्टोन को थ्रो किया और वो सीधा नहीं थ्रो किया, कैसा किया? किसी एंगल से थ्रो किया। अगर हमने ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से थ्रो किया है तो वो क्या होगा? कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, कुछ हाइट पे भी जा रहा होगा। तो हाइट हमारे पास क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। तो टाइम के साथ साथ में किस में चेंज आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रहा है। तो इफ टू कोऑर्डिनेट चेंज अकर when object thrown at some angle, with x-axis। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास। सोचो, ये पेन है, इसको मैं एक एंड पे ऐसा पकड़ लूँ और ऐसा घुमा रहा हूँ, ऐसा कम्प्लीटली घुमा रहा हूँ, तो क्या होगा? इसके ऊपर आने वाला हर एक छोटा पार्टिकल, क्या कर रहा है? सर्कल बना रहा है। इसके ऊपर आने वाला हर एक छोटा पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल बना रहा है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर आने वाला हर एक छोटा पार्टिकल किस में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, करता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ऑन circular path, then it is called as सर्कुलर मोशन। तुम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि सर्कुलर मोशन के लिए जैसे रोड्स होते हैं,
तो रोड्स भी काफ़ी जगह ऐसे टर्न में होते हैं, स्ट्रेट हमेशा ज़रूरी नहीं, ऐसे टर्न में होते हैं। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बन रहा है? ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या करेगा, जैसे कार, तो कार सिर्फ क्या होगी, वो सर्कुलर पाथ के अलोंग जा रही है, कंप्लीट सर्कल नहीं बन रही है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ सर्कुलर पाथ पे मूव होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्कल ही कंप्लीट करे। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है देन इट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, फोर्थ देखते हैं हम, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसमें जो मोशन होगा वो किसका होगा, रिजिड बॉडी का होगा। किसका होगा, रिजिड बॉडी का। जैसे अपने घर पे दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा क्या रहेगा, ऐसा एक एक्सिस होता है, उसके अबाउट हमेशा फिक्स रहेगा, एक फिक्स एक्सिस है उसके लिए, और जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से घूमता है उसके अबाउट, राइट। तो ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, रिजिड है। ये पूरा जो पार्ट है वो क्या है, पूरी बॉडी क्या है, रिजिड है। डोर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो एक्सिस है उसका क्या है, फिक्स है। अब हम देखें तो ये पूरी बॉडी में कंसिडर कर, ये पूरी बॉडी अगर मैं कंसिडर करूँ और ये पूरी बॉडी अगर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, मतलब सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट हो रही है, सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अब तुम लोगों को लगेगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फ़र्क क्या रहा। तो सर्कुलर मोशन में हम कोई बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है एक्सिस के साथ में थ्रू आउट अटैच, जैसे सर्कल में जा रहा है, ये सर्कल में कार जा रही, तो देखो यहाँ तक इसका कोई कांटेक्ट नहीं, यहाँ से ये ना। तो हम बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक कोई भी कांटेक्ट नहीं, राइट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। और अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो मान लो कि ये हमारे पास एक फिक्स एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इसके साथ में कांटेक्ट है, राइट। ये जो डोर है हमारा, ये जो डोर है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर किसी रिजिड बॉडी का, फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ कवर करती, तो हम उस कंप्लीट मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। सिंपली वी से अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज अबाउट रोटेशनल मोशन। व्हेन अ रिजिड बॉडी rotate about fixed axis called as रोटेशनल मोशन, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, रोलिंग। रोलिंग मोशन की अगर हम बात करें तो देखो रोलिंग में क्या होता है, जैसे गाड़ी का टायर है व्हीकल का। अब ये व्हीकल का जो टायर है, ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह पे घूमता रहेगा। ये व्हीकल का टायर क्या करेगा, आगे भी जाएगा, और ऐसा तो है नहीं कि सीधा का सीधा आगे जाएगा ऐसा स्कीड होकर ना। ये क्या करेगा, यहाँ से घूमता हुआ ऐसे जाएगा, मतलब इसका मोशन क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। किसके अबाउट, फिक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे कि टायर्स होते हैं तो एक टायर यहाँ लगा होता है, एक टायर इधर लगा होता है, तो वो इस ये जो फिक्स एक्सिस है, ये जो फिक्स एक्सिस है इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। फिक्स एक्सिस के साथ में रोटेट हो रहे हैं और रोटेट होने के साथ साथ में वो क्या कर रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन हो रहा है, किस तरफ, आगे की तरफ। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन आगे की तरफ भी हो रहा है, और दूसरी चीज़ वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी होता है और दूसरी साथ साथ में क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है,
So when translational and rotational motion occur together, then such motion is called as a rolling motion. Such motion is called as a rolling motion. Example, motion of wheel. क्या फ़ैन का जो मोशन है वो फ़ैन की अगर ब्लेड का मोशन कंसिडर करें तो क्या वो रोलिंग हो सकता है? नहीं, उसमें कम्प्लीटली एक फिक्स एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। मतलब जो ब्लेड्स है वो क्या कर रही है, फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो जब ब्लेड फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो ब्लेड का जो मोशन है वो क्या है, रोटेशनल है। लेकिन व्हील जो है वो क्या कर रहा है, फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे। आगे देखते हैं। फिजिक्स deals with फर्स्ट काइनेमेटिक्स। मोशन के लिए बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो वो एक तो काइनेमेटिक्स से डील करती है। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है, जैसे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कार है। एक कार है तो वो उसके लिए हम सिर्फ क्या कंसिडर करके चलेंगे कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ लें। लेकिन ये सब कैसे आ रहा है, ये सब किसकी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि हमने कार को एक्सेलरेट किया होगा। जब एक्सेलरेट किया तो उसके इंजन ने फोर्स लगाया होगा, तब जाके हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिली, स्पीड मिली। तब जाके हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। जो कुछ भी कवर हो रहा है वो इंजन फोर्स की वजह से कवर हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वी विल नॉट स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, वी विल ओनली स्टडी अबाउट द मोशन। मतलब हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वो मोशन किसकी वजह से आ रहा है उसके बारे में ज़रा भी नहीं पढ़ेंगे। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, काइनेमेटिक्स। सो in this we only study about motion, we only study about motion, not the cause of motion. Such motions are called as kinematics. Next thing, डायनामिक्स और बोल सकते हैं काइनेटिक्स। ये दो चीज़ें हैं जो ब्रीफ में। अब इसमें देखो, डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब जो हमें वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, जो कुछ भी मिला वो किसकी वजह से मिला है, फोर्स की वजह से मिला है, राइट। और अगर हम बॉडी का रोटेशन देखें तो टॉर्क आता है, जो हम आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो टॉर्क की वजह से क्या होता है, बॉडी रोटेट होती है, राइट। कितनी स्पीड से रोटेट हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, वो सब कुछ जो हम पढ़ेंगे वो आगे जाके रोटेशनल करके हमें चैप्टर आएगा ब्रीफ में, उसमें हम देखेंगे। तो हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो दैट विल बी व्हाट, डायनामिक्स। इन दिस वे स्टडी अबाउट motion
as well as cause of motion. और मैं सारी जो जितनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें चैप्टर्स से पहले रिक्वायर्ड है वो सब कुछ कवर करूँगा। उसके साथ में डेरिवेशंस के बारे में, डेरिवेशंस भी हम कंप्लीट करेंगे। हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मतलब साथ साथ में लेते ही रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट, तुम लोग बस सेशन अच्छे से कंप्लीट करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम्हें जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे वैसे मज़ा आएगा। सो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स अब देखते हैं। आगे रेफरेंस पॉइंट, ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। रेफरेंस पॉइंट, अब देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन अगर हमें देखनी है तो सबसे पहले हमको कोई ना कोई पॉइंट तो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिल्ली मुंबई से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे अप्रोक्सीमेटली, मतलब दिल्ली मुंबई से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो हमने क्या किया, एक लोकेशन को फिक्स किया। हमने मेजरमेंट किसके अबाउट लिया, मुंबई के अबाउट लिया। दिल्ली मुंबई से 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो हमने एक पॉइंट फिक्स किया, दैट इज़ मुंबई। और मुंबई के अबाउट हमने दिल्ली का पोजीशन देखा, राइट। सो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को कंसिडर करेंगे तो हमें एक पॉइंट हमेशा फिक्स करना पड़ेगा। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। This is a point about which motion and positions are calculated. Okay. आगे देखते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की बात करें, अब ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। फ्रेम्स में देखें तो फ्रेम मतलब वो नहीं, यहाँ फ़ोटो लगाने वाली। फ्रेम मतलब जिसके अबाउट हमें मोशन देखना है। जैसे कि मान लो तुम लोग ग्राउंड पे खड़े हो और तुम्हारे सामने से कोई व्हीकल जा रहा है, जैसे कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, वो तुम्हारे सामने से जा रही, लेकिन तुम खड़े हो। तो जो तुम खड़े हो, अगर वो उसको मैं अगर फ्रेम कंसीडर करूँ तो वो फ्रेम कौन सा होगा, स्टेशनरी फ्रेम। कौन सा फ्रेम होगा, स्टेशनरी फ्रेम। लेकिन सोचो दूसरी चीज़, हाईवे पे तुम जा रहे हो और तुम्हारे आगे एक ट्रक जा रहा है, तुम कार में हो, तुम्हारे आगे एक ट्रक जा रहा है, तो तुम ट्रक का जो मोशन देख रहे हो वो पीछे के कार से देख रहे हो। और कार में जब तुम बैठे हो तो कार किस में, मोशन में, और ट्रक भी मोशन में है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी हम मूविंग फ्रेम से करते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उससे करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग फ्रेम बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की फ्रेम है। एक तो है स्टेशनरी फ्रेम, मोशन ऑफ object considered with respect to frame at rest। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी हमें चेक करनी है तो हम क्या देखेंगे, स्टेशनरी फ्रेम। मतलब जैसे कि हम ग्राउंड पे खड़े तो हमारे सामने से जो व्हीकल जाएगा वो रियल वेलोसिटी से जाएगा, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। लेकिन सोचो अगर तुम पीछे कार में बैठे हुए और तुम्हारे आगे ट्रक जा रहा है, तो तुम्हें जो स्पीड कार की ट्रक की अपीयर होगी वो क्या एक्चुअल स्पीड होगी उसकी, नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्पीड भी तो है। सो जो स्टेशनरी फ्रेम है उससे जो भी स्पीड हमें मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो नॉर्मली जो स्टेशनरी फ्रेम होती है वो क्या होती है, हमारी ग्राउंड फ्रेम होती है। सेकेंड सॉरी, मूविंग फ्रेम। मोशन ऑफ considered with respect to
frame moving with some velocity और acceleration। अब ये मूविंग फ्रेम में दो टाइप की फ्रेम आती है जो हम थोड़ा आगे जाके, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसकी कि एक्चुअल में फ्रेम्स का क्या यूज़ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम्स हो गया जिसमें स्टेशनरी फ्रेम पढ़ा हमने, मूविंग फ्रेम देख लिया। अब आते हैं मोशन के मेन पार्ट पे। देखते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? जिस स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में अपने घर से निकला और स्कूल को गया, मॉर्निंग में अपने घर से निकला और स्कूल को गया, मान लो कि उसका कोई भी पाथ है रैंडम, ऐसे करके कोई रैंडम पाथ से होके वो अपने स्कूल को जा रहा है। और ये जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, सपोज वो 2 किलोमीटर, कितना है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो रैंडम पाथ पे जा रहा है। और सोचो वो वापस अगर रिटर्न आता है अपने स्कूल से घर पे, होम, स्कूल से होम पे रिटर्न हो रहा है, तो वो फिर से क्या करेगा, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो क्या है, टोटल पाथ लेंथ के बराबर। मतलब पहले इसने ये पाथ कवर किया जिसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर, फिर उसने वापस यही पाथ कवर किया जिसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इज़ व्हाट, पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज़ व्हाट, पाथ लेंथ। It is length of path covered by an object। ठीक है, so length of path covered by an object is what, distance। It is always positive। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और रेस्ट पे है तो ज़ीरो पे होगा, बाकी तो ज़ीरो भी नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। अभी मैं डिस्टेंस के बारे में एक और पॉइंट तो मैं लिखवा देता हूँ, दैट इज़ अ स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, देखो स्केलर का मतलब क्या है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। जैसे स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में क्या, ये फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हाँ इतना पाथ लेंथ कवर करके वो क्या गया, स्कूल पे गया, कौन से डायरेक्शन में गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का देखें तो जैसे कि मान लो कि कोई बस है, वो मुंबई से दिल्ली जा रही है। बस क्या है, मुंबई से दिल्ली जा रही है। अब बस क्या है, ऐसे सारे रैंडम पाथ पे जाएगी, लेकिन सोचो व्हाट अबाउट प्लेन कैसा जाएगा, प्लेन क्या ऐसा ही जाएगा, नहीं, प्लेन तो सीधा ऐसा जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये पाथ लेंथ कवर्ड है, राइट। लेकिन बी और डी मतलब मुंबई और दिल्ली के बीच में अगर हम देखें तो दिस इज़ व्हाट, मिनिमम सेपरेशन, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम सेपरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इट इज़ मिनिमम separation
और शॉर्टेस्ट पाथ बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज़, अब सोचो ये ऑब्जेक्ट बी से स्टार्ट हुआ, मतलब मुंबई से स्टार्ट हुआ, दिल्ली पे गया। अब दिल्ली से वापस अगर मुंबई पे आ जाएगा तो क्या हो गया? इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गया। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है मतलब उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना हो गया? 0। सो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इट डिपेंड्स ऑन separation between initial and final position. That must be what? Shortest. So can be positive, जैसे सीधे पाथ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से मुंबई टू दिल्ली गया तो क्या हुआ? पॉजिटिव हो। 0, दिल्ली से वापस मुंबई पे आ गया, क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन थर्ड कंडीशन है ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट है ओ, राइट। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन तक गया ए तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 मीटर कवर किया। फिर वो क्या कर रहा है? वापस ए से ओ पे आ जा रहा है। तो जब वैन रिटर्न्स एट ओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो गया। लेकिन अब वो ओ पे रुक नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? ओ से और भी आगे जा रहा है वापस। तो इस पोजीशन के अबाउट ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया दैट विल बी व्हाट? -200। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यूनिट इसका भी मीटर है। चलो इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि ये तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सेमी सर्कुलर पाथ। एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ radius 2 meter. Semicircular path of radius 2 meter. Then find distance and displacement when it reaches from A to B. ठीक है, सो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास A है, यहाँ पे B है। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? रेडियस मतलब 2 मीटर। अब ऑब्जेक्ट देखो A से B जा रहा है, तो ये इस पाथ से होके जा रहा है। तो ये जो सेमी सर्कुलर पाथ उसने कवर किया है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? पाथ लेंथ। तो मान लो कि यहाँ पे मैं C ले लेता हूँ, तो ACB इज व्हाट? पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर। पाथ लेंथ किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर। और यहाँ पे मैं O ले लेता हूँ। अब A से B अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करें तो ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट सेपरेशन हो गया, स्मॉलेस्ट सेपरेशन हो गया। तो ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट, A से B तक पहुँचने का। अगर शॉर्टेस्ट पाथ बोल रहे हैं तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो AOB इज व्हाट?
शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा? देखो ये सेमी सर्कुलर का टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2πr। तो ये हाफ है, तो कितना होगा? सिंपली πr होगा, 2πr/2, दैट इज सिंपली πr। रेडियस हमारे पास कितनी है? पाई इंटू 2, रेडियस 2 मीटर है, तो कितना होगा? 2π। तो 2 इंटू 3.14, मतलब कितना हुआ? 6.28 मीटर डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया? 2r, दैट इज़ व्हाट 2 इंटू 2, दैट इज़ 4 मीटर। ठीक है, सो आज के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक स्टॉप करते हैं गाइस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ तुम्हें लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो डेफिनेटली कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, और हमेशा कनेक्ट रहिए क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, और इसी तरह से हम हर एक टॉपिक के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स लेते रहेंगे, और वीकली हम हर एक चैप्टर्स के 25 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं JEE और नीट के कराऊंगा। चलो बाय, टेक केयर।